नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की अप्रैल 29, 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेन पेज से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेट वर्सेस सेंटर, और वो भी किसको लेकर के, जो भी फ्यूल है उस पर टैक्सेशन को लेकर के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये कहती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने यहाँ पर वैट या सेल्स टैक्स है उसको रिड्यूस नहीं करती, और स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे तो हमें रेवेन्यू लॉस होगा, और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो बोला हमें नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब जीएसटी के अंडर में जो कॉम्पनसेशन स्कीम चल रही है जिसमें ये कमिटमेंट था कि जी स्टेट गवर्नमेंट को जो भी नुकसान हो रहा है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट कर देगी, उसकी भरपाई कर देगी। वो स्कीम भी जून 2022 में ख़त्म हो रही है। तो बोला फिर हमें हमारी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम वैल्यू एडेड टैक्स वैट को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिल्ली में किस तरीके से ये टैक्सेशन का सिस्टम चलता है। बेस प्राइस पेट्रोल की दिल्ली में 56.32 रुपीज़ है, डीजल की 57.92। फिर फ्री टैक्स एटसेट्रा ड्यूटी अगर ये देखो तो 0.2 रुपीज़ है, इधर 0.22। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की जाती है फिर उसका एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में भी शेयर किया जाता है। वो पेट्रोल पर 27.9 रुपीज़ और डीजल पर 21.8 रुपीज़। तो ऐसे आप देख सकते हो, डिसइंटीग्रेट कर सकते हो कि फ्री एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट, ये मिला करके आप देख सकते हो 56 रुपये का जो पेट्रोल एक लीटर आता है वो बढ़कर के 105 रुपये तक हो जाता है। तो ऐसे में आप देखो कि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कितनी इम्पोज की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता है वो कितना है। सिमिलरली आप डीजल पे भी देख सकते हो। और इसके साथ में अगर हम पिछले 2014-15 से लेकर 2020-21 तक का रेवेन्यू कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है और सेल्स टैक्स या फिर हम कहें वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, उसमें आप वैल्यूएशन देख सकते हो कि 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी कम हुआ करती थी, वैल्यू एडेड टैक्स ज़्यादा होता था। ठीक है, और आज हम चल रहे हैं 2020-21 में। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये राइज हुई, फिर डाउन गई और फिर राइज हो गई। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और उसका अमाउंट आप देख सकते हो 3,72,970 करोड़ रुपए। जबकि आप एक्साइज इसकी वैल्यू एडेड टैक्स की बात करो, ये लमसम आपका मोर और लेस सस्टेन कर रहा है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों कंपोजिशन, दोनों पार्ट्स जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं हमारे यहाँ पर फ्यूल में, तो उन दोनों को हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स। इसके आगे ये बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स की हम बात करें तो ये ही मेन रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना रेवेन्यू कलेक्शन आता है ना, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो या एक्साइज ड्यूटी हो, इनसे तो उसका 18.4% एक्साइज ड्यूटी से आता है, और वो भी किससे? फ्यूल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उससे। जबकि दूसरी तरफ स्टेट्स के लिए जो रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें उसमें पेट्रोल और अल्कोहल जो अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं है, पेट्रोल और अल्कोहल पर एवरेज 25 से 35% स्टेट्स की जो रेवेन्यू है उसका लगभग पेट्रोल और अल्कोहल पे ही जो वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई किया जाता है उससे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें अराउंड 18% कंट्रीब्यूट करता है जो भी पेट्रोलियम पे एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती है वो। और स्टेट्स के लिए जितनी रेवेन्यू कलेक्शन होती है टैक्स से उसका 25 to 35% तो केवल और केवल पेट्रोल और अल्कोहल से ही कलेक्ट होता है। इसका मतलब स्टेट्स की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, उसमें से भी लगभग एक हिस्सा स्टेट्स को भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे ही कोई कमोडिटी ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है। ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ऐसे आप देख लो कितने स्टेट्स हैं, कितनी बॉर्डर्स को क्रॉस करना होता है, तो वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जिसका एक हिस्सा खुद रख लेगी, बाकी स्टेट्स में बांट दिया जाएगा। तो स्टेट्स के पास में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें से 25 to 29% कॉन्ट्रीब्यूशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो करता है, और
स्टेट्स खुद अपने हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं कितना, 45 to 50%, जितना टोटल रेवेन्यू कलेक्शन होता है स्टेट्स के पास में। तो आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है स्टेट्स की। और सवाल फिर आता है कि भाई रिडक्शन का, कि हाँ भाई जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसको रिड्यूस करे, तो स्टेट्स का एक ही आर्ग्यूमेंट आता है, जी हम नहीं रिड्यूस कर सकते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉसेस में ऑलरेडी चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा जो अभी पेट्रोल और डीजल पे जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 43% और स्टेट गवर्नमेंट लगभग 37% अपनी तरफ से टैक्स इम्पोज करती है पेट्रोल पे और डीजल पे। इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल का जितना आप पैसा देकर के आते हो ना, उसका 43% तो केवल टैक्स है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के अप्लाई करती हैं। और डीजल पे देखो तो जितने रुपए का आप 1 लीटर डीजल लेकर के आ रहे हो, उतने रुपए में से 37% तो केवल और केवल आप टैक्स के तौर पे दे रहे हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला करके। तो ओवरऑल आप देखो कि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हो तो उनमें से 43 रुपीज़ तो आप केवल टैक्स का पे कर रहे हो, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड होता है। और डीजल अगर आप खरीदते हो 100 रुपए का, तो उसमें से 37 रुपए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होंगे। इसके आगे यहाँ पर जो फ्यूल पे टैक्सेशन है उसका सिस्टम क्या होता है, देखो स्टेट्स है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स वो तो एड वैलोरम या वैल्यू एडेड टैक्स के तौर पे अप्लाई करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आप माल बेचोगे उसके हिसाब से टैक्सेशन लगता है। तो उसमें बेस प्राइस, फ्रीट चार्जेस भी आ जाते हैं, जैसे आप ट्रेन के थ्रू आप बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल के लेकर के जा रहे हो या ट्रक्स में लोड करके फिर आप पेट्रोल पंप या फिर जो फिलिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाते हो। और एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, ये सारे अप्लाई होते हैं ओवरऑल, ठीक है। और फिर बाद में स्टेट्स अपने हिसाब से अपना हिस्सा निकालते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी अप्लाई करती है, ये ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, ठीक है। बाकी तो देखो प्रीवियसली बताया है कि हाँ अभी नवंबर में एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट उसके पहले ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी राइज कर रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो ओवरऑल आप देखो कि अगर प्री पैंडेमिक लेवल तक हम जाएं, मतलब 2019 के टाइम पे जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस थी, अगर वहाँ तक हमें ले जाना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कुछ रिड्यूस करने की ज़रूरत है एक्साइज ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बाकी तो इतनी माइन्यूट चीज़ें हैं जो इतनी काम की है नहीं, ठीक है। जो मेन चीज़ें थी वो हमारी यहीं कंप्लीट हो गई। इस आर्टिकल के आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से ही है कि देखो आपने अभी पेंडेमिक के टाइम पे जो सिंगल यूज़ मास्क यूज़ किए हैं, तो उनको फिर हम क्या करते हैं, डिस्पोजेबल समझते हैं और उनको यूज़ करके फेंक देते हैं कचरे में। तो वो भी एनवायरमेंटल कंसर्न के तौर पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। तो ऐसे में एक पेपर रिलीज़ हुआ है, पब्लिश हुआ है जर्नल मटीरियल्स लेटर्स में। उसमें एक जर्नल है जिसका नाम मटीरियल्स लेटर्स। उसमें ये बताया है कि जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, उस सीमेंट के साथ में इस मास्क के मटेरियल को मिक्स कर दिया जाए तो सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलती है। और जो माइन्यूट क्रैक होते हैं, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं छोटी छोटी दरारें बन जाती हैं, बोले वो दरारें नहीं बनती हैं। तो सिंगल यूज़ मास्क जो पेंडेमिक के टाइम पे ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया गया था, तो वो अब कचरे में कन्वर्ट होने की वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न बन गया। ऐसे में रिसर्चर्स ने दिमाग लगाया कि सीमेंट के साथ में अगर इसका मिक्स कर दिया जाए तो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती हैं सीमेंट की परफॉर्मेंस की। तो बोले ये चीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है। साथ में आप देख लो लगभग स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है, अराउंड 47% स्ट्रॉन्गर हो जाता है अगर सीमेंट के साथ में मास्क का मटेरियल अगर आप मिक्स कर देते हो। साथ में इसमें आप देख सकते हो कि सीमेंट के साथ में जब ये हम मास्क का मटेरियल यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा कि सीमेंट की रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस करेगा। तो ओवरऑल आप देखो कि सीमेंट रिक्वायरमेंट जब रिड्यूस होगी तो सीमेंट की वजह से जो कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि सीमेंट में आप देख सकते हो जो पोर्टलैंड सीमेंट बनती है उसमें चूना पत्थर का इनका पूरा काम होता है, जिप्सम, चूना पत्थर, इन सब का, लाइमस्टोन का। तो इनकी प्रोसेसिंग में क्या होता है, कार्बन कंटेंट जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है। तो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने के पीछे सीमेंट का जो कारण, अगर उसकी क्वांटिटी ही रिड्यूस हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी ही अपने आप में कम कर देंगे हम, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कार्बन भी कहीं ना कहीं कम एमिट होगा, उसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा। क्योंकि लगभग 8% कार्बन एमिशन वर्ल्ड वाइड केवल और केवल सीमेंट इंडस्ट्रीज करती हैं। तो आप देख लो इसका भी कितना फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जब ये सीमेंट बनाई जाएंगी उस टाइम पर कैसे मिक्स किया जाएगा, ये जो हमारा मास्क होता है ना, इसमें जो मेटल का जो रॉड होती है वो हल्की सी, आपको पता होगा नाक पे हम पिन सेट करते हैं हमारी नोज़ पे, उसको निकाल दो। कॉटन लूप्स हैं जो बने हुए, इस तरीके से मास्क बना हुआ है,
तो ये दोनों लूप्स हटा दो, बस ये बीच वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल को सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, एक सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाएगा जिसका नाम है ग्रेफीन ऑक्साइड। ग्रेफीन ऑक्साइड में मिक्स किया जाए और फिर उसके बाद में सीमेंट के पेस्ट के साथ में मिक्स कर दिया जाए, फिर उसको पाउडर में कन्वर्ट करके सीमेंट बनाओ, पैकेजिंग करो और बेचो। इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एनविसाज की जा रही है, जैसे कि अभी जिस तरीके से मास्क का मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो ऐसे हमारे पास में आप कितने पॉलीमर मटेरियल यूज पड़े रहते हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है कि कैसे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। ख़राब कपड़े जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि अपने आप में जो हम घरों में कचरा तैयार करते हैं ना, उसको यूटिलाइज करना बेनिफिशियल हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो वेस्ट कलेक्शन है वो भी एनकरेज होगा, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो, इंडिगो की एक फ़्लाइट अभी लैंड कर गई प्रॉपर, एकदम प्रॉपर मैनर में, इंडिगो का एक प्लेन, और उसमें जो सिस्टम यूज़ किया गया है वो इंडिजीनसली डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया गया है, जिसको हम बोलते हैं गगन। ठीक है, तो बेसिकली इंडिगो कंपनी की के द्वारा एक एयरक्राफ्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है ATR 7260 एयरक्राफ्ट, जो कि यहाँ पर राजस्थान के अजमेर में किशनगढ़ है। ठीक है, वहाँ पर एयरपोर्ट स्ट्रिप है, वहाँ पर एयरपोर्ट पे लैंड करवाया गया प्रॉपर। पर इसमें जो नेविगेशनल सिस्टम यूज़ किया गया है वो सिस्टम कोई बाहर से ख़रीदा हुआ नहीं है, ये इंडिया का खुद का सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है जिसका नाम है गगन। गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। मतलब ये इंडिजीनसली डेवलप्ड जो हमारा सिस्टम है उसके बेसिस पे ये लैंडिंग कराई गई है और ये पहली लैंडिंग है। तो इस तरीके से इंडिया, US, जापान और यूरोप, इन तीनों के बाद में चौथा कंट्री या चौथा ऐसा रीजन बन गया है जिन्होंने खुद ने इंडिजीनसली इस तरीके की डेवलपमेंट कर ली है, और इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, SBAS, जिसका नाम क्या है इंडिया के लिए? गगन। तो SBAS ऑलरेडी डेवलप किन किन ने कर लिया ये आपको पता ही है, US, जापान, यूरोप, और इंडिया अब चौथा नंबर का हो गया है। इसके अलावा दूसरे और भी कंट्रीज हैं जो इस तरीके के सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। चाइना अपने बेदूस SBAS को तैयार कर रहा है, साउथ कोरिया भी अपने कास को तैयार कर रहा है, कोरियन ऑग्यूमेंटेशन सैटेलाइट सिस्टम। रशिया भी अपना खुद का सिस्टम तैयार कर रहा है जिसका नाम है डिफरेंशियल करेक्टनेस एंड मॉनिटरिंग, SDCM। इसी तरीके से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ मिलकर के एक नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है स्पैन। ये अंडर प्रोसेस है सारे के सारे, ठीक है ना, जिसका नाम है सदर्न पोजिशनिंग ऑग्यूमेंटेशन नेटवर्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चार ने तो ऑलरेडी डेवलप कर लिया, US, जापान, यूरोप, इंडिया ने, और ये अंडर प्रोसेस है, इन पर काम अभी चल रहा है। ठीक है, इसके आगे बताया जा रहा है कि लैंडिंग के अलावा, जैसे ये हम लैंडिंग की बात कर रहे हैं, प्लेन लैंडिंग के अलावा भी गगन सिस्टम का यूज़ और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम, हाईवे, रेलवे, सिक्योरिटी एजेंसी, इनका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। और जो नॉर्थ ईस्ट में हम जिन चीज़ों की बात करते हैं कि हम एयर कनेक्टिविटी इंश्योर करना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी छोटी जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो तैयार की जा सकती है, जहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है तो भी आसानी से प्लेन्स को लैंड कराना पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हो पाएगी इस गगन सिस्टम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये जो SBAS है, सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, इसकी हम बात करें तो ये देखो नेविगेशन सिस्टम है और इसको तैयार किया जाता है ग्लोनास। ग्लोनास बेसिकली रशिया की एक सैटेलाइट्स का सिस्टम बनाया हुआ है कोल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, उसी के बेस पे ये डेवलपमेंट हुआ है गगन का। इसके आगे देखें, जिससे क्या है, एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी नेविगेशन टूल्स में लाना पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो ग्लोनास रशिया की एजेंसी है, या फिर ये कहो रशियन सैटेलाइट सिस्टम है ये। ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसके बेस पर हमने ये डेवलपमेंट किया है। साथ में आप देख लो कि एक जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकता है छोटी स्ट्रिप्स पे गगन के बेसिस पे। बड़ी कोई एयर स्ट्रिप है जहाँ पर नेविगेशन गाइडेंस है, वहाँ पर आप देख लो कि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आसानी से यहाँ पर लैंडिंग पॉसिबल हो पाएगी। गगन जो है ये बेसिकली ऑपरेशनली देखा जाए ना तो एग्जिस्टिंग जो नेविगेशनल सिस्टम है जिसका नाम है ILS कैटेगरी 1, इसके सिमिलर ही अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, जबकि आपको यहाँ पर कोई ग्राउंड बेस्ड नेविगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा पायलट के कंट्रोल में रहेगा ये सारा।
ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हो कि इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स में ज़्यादातर को गगन से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकते हो हमारी एक स्कीम भी चल रही है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। तो वो भी गगन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे ही ऑपरेट होने वाली हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लैंडिंग थी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान में। ओके, और इसके आगे देखें, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए हैं, उन्होंने जुलाई 1 2021 की डेडलाइन फिक्स कर दी थी कि भाई जितने भी इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं उन सभी को गगन कंप्लायंस इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टॉल करने होंगे अपने खुद के एयरक्राफ्ट्स में, जिससे कि हम हमारा इंडिजीनसली डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर सकें एयरलाइंस में। हाँ, पर छोड़ करके केवल एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है द बोइंग 786 एयरक्राफ्ट, जो कि एयर इंडिया और विस्तारा के अंडर में चल रहा है, बोले इसमें तो फिर भी अभी तक कंप्लाइंस नहीं आई है। बाकी लमसम सभी जो भी एयरक्राफ्ट्स इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं उन सब में गगन का इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हो चुका है। ये जो गगन सिस्टम है ना, इसमें ग्राउंड स्टेशंस भी क्रिएट किए गए हैं, जिससे कि प्रॉपर जो पोजीशन की जा सके उड़ते टाइम पे, प्लेन जब उड़े तो उसकी पोजीशनिंग को एकदम एक्यूरेसी लाने के लिए ग्राउंड स्टेशन तैयार कर रखे हैं। कहाँ? दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, जम्मू और पोर्ट ब्लेयर। ये टोटल आप देख सकते हो लमसम 8 ऐसे स्टेशंस तैयार किए हैं, जिससे कि हम प्रॉपर नेविगेशनल सिग्नल टाइम पे दे सकें। गगन सिस्टम है, ये डेवलप किसने किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर के तैयार किया है। ठीक है, इसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, अभी हमारे जो फिशरमैन हैं फिशिंग के लिए निकल जाते हैं, बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं, तो उनको भी कई बार अलर्ट सिग्नल, अलर्ट मैसेज देने होते हैं कि भाई आप अपनी जो हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है उसको आप क्रॉस कर गए हो, या श्रीलंकन एरिया में घुस गए हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान के एरिया में घुस गए हो, या घुसने वाले हो, आप यहीं से यू टर्न ले लो, आ जाओ वापस। तो उससे क्या उनकी जान बच सकती है। तो इस चीज़ के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोऑर्डिनेट किया, किसके साथ में? इनकॉइस के साथ में। इसका मतलब फिशरमैन को बचाने के लिए इस गगन सिस्टम का भी यूज़ किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? इनकॉइस, दैट मीन्स इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरीके से फिशरमैन की जान बचाने में, उनको भी अलर्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा डिजास्टर्स की प्रोटेक्शन, कैलेमिटीज़, फ्लड, अर्थक्वेक, इनमें भी इसका बहुत यूज़ हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस गगन नेविगेशन सिस्टम की। तो ये था मेन कंटेंट जो हमें देखना था। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ले लेना आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल करके। आगे चलते हैं। फिर आगे अगर देखें तो देखो, एक तो न्यूज़ ये है यहाँ पर कि वैदिक मैथ्स और जूनोटिक डिजीज़ेज़, इनके बारे में भी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम में हम एंटर कर सकें। तो अभी चेंजेस हो रहे हैं कैरिकुलम में, स्कूल एजुकेशन में। इधर आप देख सकते हो शाह फजल, इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी, रिज़ाइन कर दिया था कि भाई मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। 2019 में रिज़ाइन किया था, बट इन्होंने अल्टीमेटली अपने रिज़ाइन को अभी विड्रॉ कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया, अब ये रीजॉइन कर रहे हैं आईएएस सर्विसेज को। ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि पंजाब के टाउन्स में 1857 का जो रिबेलियन था, 1857 की क्रांति का, तो उस टाइम पर हमारी तरफ से जो भी सैनिकों ने लड़ाइयाँ की थी उनकी डेड बॉडीज़, उनके स्केलेटन्स हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें मेनली 26th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे उनके स्केलेटन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, बस ये देख लेना, बस पंजाब में मिली, कोई साइट का तो नाम पर्टिकुलरली दिया हुआ था नहीं। इसके आगे देखें, नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मेन लीडर्स अभी असम में थे, कल की बात है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। उस इनॉग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट नाम है, दैट इज़ अमृत सरोवर प्रोजेक्ट, जिसका काम क्या होगा कि असम में लगभग 2950 के लगभग वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी क्लीनिंग होगी, रिजुवनेशन की जाएगी। ठीक है, तो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट 1150 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी इसमें। ठीक है, ये असम से रिलेटेड है। बाकी ये बताया जा रहा है कि अफ्सपा से हम जल्दी ही अफ्सपा को हम जल्दी ही नॉर्थ ईस्ट से विड्रॉ कर लेंगे, ये भी बताया है। तो अफ्सपा के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना एक बार, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, क्योंकि पहले हमने एक्सप्लेन पेज पे कम से कम 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं अफ्सपा के रिलेटेड, वो देख लेंगे। इधर दूसरी तरफ हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो देखो बांग्लादेश की विज़िट पे गए हैं। तो अभी उन्होंने मतलब उनकी और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, उनसे मीटिंग हुई है। तो ऐसे में
दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही है अभी करंटली अगर देखी जाए तो शेख हसीना ने अपनी तरफ से ये ऑफ़र किया है कि जो आपके असम और त्रिपुरा में कनेक्टिविटी इशू आ रहा है उसको हम अफोर्ड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हमारा जो मेन पोर्ट है चिटगोंग पोर्ट, बोलो वो इंडिया एक्सेस कर सकता है। एक तो इधर से ये ऑफ़र आया है। दूसरा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बस रूट था, बोलो उसको हम रिवाइवल देना चाहते हैं। ये भी एक कनेक्टिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तीसरा, क्रॉस बॉर्डर रूट्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है, जैसे बस वाली बात हो गई, रेलवेज़ की बात हो गई, है ना। मल्टी पर्पस बेसिस पे या मल्टी प्रोजेक्ट बेसिस पे ये कनेक्टिविटी इंश्योर करने की बात हो रही है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहले हुआ करती थी, ठीक है, कनेक्टिविटी, बट 1965 का जो वॉर था, ठीक है ना, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो 1965 का जो वॉर था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पर हमने ये जो कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स थे या जो हमारा कनेक्टिविटी का सिस्टम था वो हमने बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम आपको पता है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश वाले एरिया को, ठीक है। तो ये चीज़ बातें चीतें हुई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे एक तो न्यूज़ ये है कि नाबार्ड, दैट मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है वो प्लान कर रहा है कि अलग अलग एरियाज़ में जो भी इश्यूज़ आते हैं फार्मर्स के सामने, जिसकी वजह से उनको डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर की बजाय सेगमेंट लेवल पे, मतलब इस तरीके से कि मान लो राजस्थान के फार्मर के लिए क्या इश्यूज़ हैं, महाराष्ट्र के लिए क्या इशू हैं, उत्तर प्रदेश झारखंड वाले फार्मर, झारखंड में तो इतनी होती नहीं एग्रीकल्चर, वेस्ट बंगाल के फार्मर के लिए क्या इशू है, साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु के फार्मर्स हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, बोलो उनको ध्यान में रखते हुए फार्मर्स की डिस्ट्रेस को हम इंडेक्स के बेसिस पे डिक्लेयर करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अलग अलग एरियाज़ में हमें ये पता पड़ेगा कि फार्मर्स की वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं और उसके हिसाब से उनको फंडिंग सपोर्ट देने में फ़ायदा रहेगा। मतलब वन साइज़ फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट हटा करके केस टू केस स्टडी की जाएगी, उसके बेसिस पे इंडेक्सिंग की जाएगी और फिर उसके बाद में फार्मर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। इस तरीके का एक डिस्ट्रेस इंडेक्स तैयार करने की बात की जा रही है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी कि मान लो कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा है तो फसल बर्बाद हुई है और कहीं पर रेनफॉल कम है तो फसल बर्बाद हुई तो फसल ही बर्बाद है, पर दोनों में केस अलग है, तो उसके हिसाब से उनका डिस्ट्रेस लेवल देखा जाएगा। कहीं पे ड्रॉट है, कहीं पे ड्राई स्पेल्स हैं, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं वाकई में सॉइल में मॉइस्चर ख़त्म हो रही है, और मेजर क्रॉप्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से डिस्ट्रेस में आ रही है। इन सभी चीज़ों को कैटेगराइज करते हुए और फिर बाद में जो सपोर्ट दिया जाना है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो दिया जाना होगा। तो ऐसे में ये इंडेक्स जो आएगा तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो केवल ये बात चली है कि हाँ जी ऐसा इंडेक्स तैयार किया जाएगा। आप केवल नाबार्ड के बारे में एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है सर्ट इन, इसकी तरफ से अभी देखो गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं कि अगर किसी भी एंटिटी या इंस्टीट्यूशन, चाहे फिर वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे एयरटेल, ये क्या नाम है इसका, जियो, इनके पास में कोई डेटा सेंटर है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनमें से किसी को भी डिटेक्ट हो कि भाई हमारे सिस्टम पर कोई साइबर अटैक कंडक्ट कर रहा है, हमारे डेटा को चोरी करने की कोशिश की जा रही है, तो बोलो उस इंसिडेंट को 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होगा, 6 घंटे के अंदर अंदर सर्ट इन को इन्फॉर्म करना होगा, जिससे क्या हो कि वो टाइम पर अपने इस तरीके से एक्शन ले सकें, ठीक है। तो ये 6 घंटे की मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस डाल दी गई है कि मान लो कोई सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, कहीं पे क्रिटिकल सिस्टम है, जैसे मान लो कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है वहाँ पर बात कर लो। इन्फॉर्मेशन है कहीं कोई जो डेटा है उसको अनऑथराइज्ड मैनर में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा अगर किसी को भी दिखे ना तो 6 घंटे के अंदर अंदर उनको इन्फॉर्म करना होगा। किसको इन्फॉर्म किया जाना है? किसको? सर्टेन को, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इतनी है नहीं, मेन जो थी वो हमने देख ली है। और ये हाईलाइटेड जो न्यूज़पेपर का कंटेंट है ये आपको शाम को 10 बजे तक मिल जाएगा। और अगर मैं 10 बजे तक पीडीएफ शेयर ना करूँ ना, आप प्लीज़ मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, पर करूँगा मैं 10 बजे के लगभग, ओके। डेली का जिसमें एडिटोरियल और ये पूरा कंटेंट हाईलाइटेड होगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।